अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं खबर और तज्जिया। मैं सना नकवी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक जो आज़ाद कश्मीर में उनमें 3 मरहलों में जो इंतखाबात हैं वो कराने का फैसला किया गया है। कल 27 जुलाई के दिन मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबात होंगे, जबकि 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में होंगे, जबकि 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न में इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया है। और मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबी मुहिम का वक्त तो चूँकि ख़त्म हो चुका है, और सामान की जो तरसील है वो भी आज ही होगी। मुजम्मिल साहब, सिक्योरिटी फॉर श्योर हाई अलर्ट है, आपको क्या लगता है? क्योंकि कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से भी रावला कोर्ट से मीरपुर से रावला कोर्ट तक लॉन्ग मार्च का जो है वो ऐलान किया गया है। आपको लगता है कि अवाम उनकी कॉल पर इस टाइम निकलेंगे सड़कों पर, या फिर हालात नॉर्मल होंगे इलेक्शन के टाइम पे? देखिए, वो मेरे ख्याल है इलेक्शन ही डिसरप्ट करना चाहते थे। वो इतने देर से बैठे ही रावला कोर्ट इसलिए थे कि इलेक्शन वाले दिन कुछ करेंगे। उनका सारा जो एजेंडा था वो इलेक्शन डिसरप्ट करना था, वो इलेक्शन ख़राब करना चाहते थे। और इसीलिए आप देखें ना जी कि वो 6 दफ़ा उन्होंने अपनी कॉल मुलतवी की, और अब कल इलेक्शन वाले दिन कॉल दी है उन इलाकों की जहां इलेक्शन है। मतलब जब मीरपुर तक की कॉल दी है, क्योंकि कल मीरपुर इलेक्शन है, फिर जब मुजफ्फराबाद इलेक्शन होगा मुजफ्फराबाद की कॉल देंगे। तो बेसिक उनका एजेंडा जो है वो इलेक्शन को डीरेल करना है। पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए, वो इलेक्शन को डीरेल करना चाहते हैं और इलेक्शन अमल में खलल डालना चाहते हैं, उसमें बदअमनी पैदा करना चाहते हैं और किसी तरह आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन प्रोसेस को ख़राब करना चाहते हैं। वरना इलेक्शन वाले दिन का वो क्यों इंतखाब करते हैं इस काम के लिए? एक उनका ये ख्याल है कि इलेक्शन वाले दिन ऑलरेडी इतनी एक्टिविटी है और वो उस एक्टिविटी को ख़राब करेंगे, वोटर्स को डिरेल करेंगे। तो मेरे ख्याल में उनका तो जो मनफी एजेंडा है वो डेट से ही जाहिर हो गया। अब टर्नआउट भी देखना होगा कि क्या होगा। मरहला वाल मुजम्मिल साहब, इलेक्शन कराने की क्या स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? वैसे ये बात लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए ये मुझे भी समझ नहीं आई। एक दिन ही होने चाहिए इंतखाबात, ये मरहला वार। वहाँ एक ख़ास लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ज़रूर है और वो, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि इलेक्शन की वैलिडिटी और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो एक दिन के इलेक्शन, क्योंकि जहाँ इलेक्शन हो रहा है उसी दिन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का भी ऐलान किया जाएगा। तो ऐसे में सिचुएशन, लेकिन ट्रेंड सेट हो जाएगा ना। देखें, जो मीरपुर की 13 सीटों का अब कल इलेक्शन है, ठीक है ना, उसमें मीरपुर है, कोटली और भिम्बर के 13 हलकों पे कल इलेक्शन है। अब उन 13 हलकों का जो ट्रेंड आएगा वो 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में एक ट्रेंड हवा बनाएगा। ओहो हो फलां पार्टी जीत गई मीरपुर, नफसियाती एज मिलेगा जो मीरपुर जीतेगी उसको मुजफ्फराबाद के और अगले डिवीजन्स में एक नफसियाती एज जरूर मिलेगा। हमारे यहाँ ये भी है कि बहुत सारा फ्लोटिंग वोट होता है। वो फ्लोटिंग वोट जो होता है, जिसे हम एज पे वोट कहते हैं, अनडिसाइसिव वोट होता है, वो कई दफ़ा जीतने वाली पार्टी को वोट डाल देता है कि अच्छा जी वो तो आ ही रहे हैं, अब उन्होंने 13 में से वहाँ इतनी सीटें जीत ली हैं, उनका तो आना बनता है। तो फिर एक जो मीरपुर जीतेगा उसे मुजफ्फराबाद में एज होगा। अच्छा, वैसे रद्द-ए-अमल भी हो जाता है कि नहीं मीरपुर में ये जीते हैं तो हम इनको मुजफ्फराबाद हराएंगे, लेकिन यूजुअली एज ये होता है कि लोग उस तरफ कन्वर्ट होते जाते हैं। हमारे यहाँ पहले ना कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात अलग अलग दिनों में होते थे, तो फिर जो कौमी असम्बली जीता था ना वो अमूमन सूबाई असम्बली भी जीत जाता था, क्योंकि वो लोगों का ट्रेंड नज़र आ जाता था। तो ये कल का इलेक्शन जो है ये मुजफ्फराबाद और बाकी का ट्रेंड बताएगा। और वैसे मेरे ख्याल में एक ही दिन इलेक्शंस होने चाहिए। मैं एक दिन इलेक्शंस के हक में हूँ। फौज बुलाई गई है वहाँ पे, शायद हालात के पेश नजर भी मुजम्मिल साहब ये सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि लॉन्ग मार्च की जो कॉल दी गई है, कलअदम एक्शन कमेटी ने नॉर्मल नहीं है, इंटरनेट ब्लैकआउट, कलअदम एक्शन कमेटी ने इस इलेक्शन को डिरेल करने की भरपूर कोशिश की है और रियासत ने ये इंतखाबात करवाने का अटल फैसला किया हुआ था और रियासत ने ये इंतखाबात करवाने वाली तारीख तक इस मामलात को ले आई है। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते, ये इलेक्शन तो अब आज़ाद बहुत आगे जाएंगे, डिले होते जाएंगे और ये वहाँ इलेक्शन कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो रियासत का और जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट का, वहाँ के इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था कि हमने बर वक्त इलेक्शन करानी है, वो फैसला उनका काफ़ी मजबूत साबित हुआ है और इलेक्शन वाकई बर वक्त हो रहे हैं। पहली तो बात यह है कि वो कहते हैं ना कि इलेक्शन तो जंग के माहौल में भी हो जाते हैं। टेक्निकल बात यह है, तो टेक्निकल बात यह है कि जो भी हालात थे आज़ाद कश्मीर के, जितने भी ख़राब करने की कोशिश की गई, जो भी क्यास पैदा करने की कोशिश की गई, रियासत ने जमहूरी अमल को का तसलसल जो है वो बरकरार रखा। मुज़ाकरात की खबरें भी बड़ी गर्म थी, मुज़ाकरात की खबरें भी बड़ी गर्म थी कि मेरा ख्याल है कोशिश की गई है, कोई बाकायदा वफद उनको मिलने नहीं गया कलअदम एक्शन कमेटी को।
आप ये नहीं कह सकते कि कोई बाकायदा डेलीगेशन उनसे मुज़ाकरात करने गया है, किसी सियासी जमात ने, किसी हुक्मरान जमात ने, किसी कोई इस्टेब्लिशमेंट, किसी ने सरकारी हैसियत में उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं किए हैं। इस दफ़ा नो टॉक पॉलिसी थी कि बात नहीं करनी, अपनी मर्ज़ी से बैठे हैं। एक ही उनको था कि आप गैर मशरूत विड्रॉल करें और चले जाएं। जो एक दो लोग गए भी हैं उन्होंने भी जाके उनको ये कहा है कि आप गैर मशरूत विड्रॉल करें और चले जाएं, बात आपकी कोई नहीं मानी जा सकती। और मेरे ख्याल में इस बार उनको इतनी पब्लिक सपोर्ट भी हासिल नहीं थी। जो वो कहते हैं ना कि जितनी पब्लिक सपोर्ट थी वो एक्सपोज हुए हैं, बहुत थोड़े लोग रहे हैं इनके साथ, और कोई ऐसा नहीं था कि वो पूरे आज़ाद कश्मीर के यूनानिमस पॉपुलर पार्टी के तौर पे या ग्रुप के तौर पे सामने था जैसे पेश किया जाता था। ऐसी सूरत हाल मेरे ख्याल में लॉन्ग मार्च की कॉल को अब आपने मुस्तरद किया है, बहुत ज़्यादा मुस्तरद तो किया। आपको लगता है कि जो टोटल जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी मजमूई तादाद 14,01,439 बताई जा रही है, क्या टर्न आउट रहेगा? देखिए मेरे ख्याल में तो अच्छा टर्न आउट रहना चाहिए। उसकी वजह है कि हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शन है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, पीपल्स पार्टी भी दोनों पार्टियों के दरमियान बहुत हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शन है। और मीरपुर का इलेक्शन तो वैसे भी बड़ा महंगा इलेक्शन होता है क्योंकि वहाँ ओवरसीज बहुत है, और वो कहते हैं कि महंगे तरीन इलेक्शन जो है ना वो मीरपुर के होते हैं क्योंकि सारे मीरपुर ये ओवरसीज हैं और वहाँ से वो आते हैं अपने अपने उम्मीदवारों पे पैसे लगाने। और मेरे ख्याल में कि ये इसका टर्न आउट भी होगा और ये हॉटली कंटेस्टेड हल्का है। आईपीपी के हवाले से भी जो है वो बड़ी खबरें, पहले भी हम इस पर काफी दफा बात कर चुके हैं कि बड़े कॉन्फिडेंट थे कि आईपीपी सीट निकालते हैं या नहीं निकालते। आज़ाद तो उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं इलेक्शन जीतने के बाद, ये देखना पड़ेगा कि आज़ाद कश्मीर में आज़ाद कितने जीतते हैं और वो आईपीपी ज्वाइन करते हैं या नहीं करते। और क्या वो देखें वो गिलगित में कोई पब्लिक डायरेक्ट सीट नहीं निकाल सके थे, वो आज़ाद जीते थे उन्होंने आईपीपी ज्वाइन कर ली थी और आईपीपी एक सेकंड बिगेस्ट पार्टी बन गई क्योंकि आज़ाद सारे उसके पास आ गए। तो अब क्या आज़ाद कश्मीर में भी सारे आज़ाद उनके पास आ जाएंगे या वो कोई डायरेक्टली वोट बैंक के हिसाब से भी सीट जीतते हैं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में हमें एक एक हल्के के तौर पर देखना चाहिए। कल जो इलेक्शन है 13 हल्कों का, उनका हमारे साथ हैं, हम न्यूज़ के मीरपुर से ही हैं सैयद शिराज बुखारी। शिराज बहुत शुक्रिया। शिराज आप अपडेट करें हमें कि पहला हल्का लेते हैं ना शिराज से। शिराज हल्का LA1 डडियाल, चौधरी अजहर सादिक और अफसर शाहिद के दरमियान मुकाबला है। क्या नजर आ रहा है आपको हल्का LA1 डडियाल में और इसकी माजी की हिस्ट्री क्या है, कौन जीता रहा है? आजाद उम्मीदवार जफर अनवर भी। जफर अनवरी साहब, मैं आपको बताता जाऊं कि डडियाल जो है वो कालादम एक्शन कमेटी का गढ़ भी समझा जाता है और वहाँ पर ये पिछले अरसे में काफ़ी था कि डडियाल के लोग जो है वो वोट में हिस्सा शायद कम लेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना जो मीरपुर डिवीजन का उन्होंने अपनी मुहिम जारी की, उन्होंने डडियाल में एक बड़ा जलसा किया अपने उम्मीदवार अफसर शाहिद के हक में और हम वहाँ पर मौजूद थे और वो अच्छा जलसा था। अगर आप बात करें उम्मीदवारों की तो अजहर सादिक जो हैं वो PMLN में अभी उन्होंने जो है वो शामिल हुए हैं, उससे पहले वो तहरीके इंसाफ और जो दूसरी हुकूमत थी उसके वजीर रह चुके हैं। जबकि अफसर शाहिद जो हैं वो 2011 से जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा जो वो 2011 के बाद जीते नहीं है कभी अफसर शाहिद, नहीं जी, अभी उनकी पोजीशन थोड़ी बेहतर लग रही है। दूसरी जानब सर जो जफर अनवर हैं वो तहरीक इंसाफ के मेन जो कायदीन है आज़ाद कश्मीर में उनमें शामिल होते हैं। उन्होंने किसी पार्टी का टिकट नहीं लिया, उनको ऑफर्स बड़ी हुई, लेकिन अभी वो जो है आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, हालांकि उनकी जमात ने बाइकआउट कर दिया है। तो ये बड़ा कांटेदार मुकाबला सर डडियाल में हमें नजर आ रहा है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। जबकि जो जफर अनवर हैं वो भी ठीक ठाक। आपको लगता है जफर अनवर PTI का वोट ले जाएंगे या PTI का वोट अजहर सादिक ले जाएंगे या PTI का वोट अजहर सादिक और जफर के दरमियान डिवाइड होगा? बिल्कुल सर, वो डिवाइड हो सकता है PTI का वोट, क्योंकि जब PTI ने लातलगी का इज़हार कर दिया है तो उनके जो लोग हैं वो या तो वोट किसी को नहीं देंगे, अगर देंगे तो वो उनकी चॉइस है, वो अजहर सादिक की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा पिछला इलेक्शन तो अजहर सादिक ने जीता, उससे पहले डडियाल में नून जीतती रही है या पीपल्स पार्टी? नून लीग सर जीतती रही। तो नून लीग का एक वोट बैंक डडियाल में मौजूद है सर, लेकिन कालादम एक्शन कमेटी का झुकाव जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ लग रहा है या नून लीग की तरफ? जी, कालादम एक्शन कमेटी के जो एक मेंबर हैं उनके जो चाचा हैं
आरफ चौधरी, आरफ ख्वाजा आरफ जो मेहरान के जो हैं वो चाचा हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट का ऐलान किया वहाँ पे। इसका मतलब है कि जो कालादम एक्शन कमेटी के जो मेन लोग हैं उनकी जो फैमिली है वो पीछे इस इंतखाबी जो अमल है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और चलें जी, हल्का LA2 चक सवारी मीरपुर, अजीम बख्श चौधरी मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से कासिम मजीद और IPP से मोहम्मद मारूफ, ये 3 उम्मीदवार हैं वहाँ। जी सर, यहाँ से चौधरी कासिम मजीद जो है अभी वजीर हुकूमत भी हैं और वो पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन सर एक फैक्टर यहाँ पर है, इनके वालिद साबिक वजीर आजम रह चुके हैं, जबकि इनके जो भाई हैं मोइज मजीद वो हल्का LA3 से पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ये किसके बेटे हैं? ये चौधरी मजीद के बेटे हैं? चौधरी मजीद के बेटे हैं, वो हल्का LA3 से पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस दफा जो कासिम मजीद की जो इंतखाबी मुहिम है या उनके वोटर्स जो हैं वो इस वजह से भी थोड़े से मुतरब होंगे कि उनके भाई जो हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़े। अजीम बख्श की सर LA2 में बड़ी अच्छी पोजीशन है, अगर चकसवारी में बात की जाए तो उनकी पोजीशन भी बेहतर है। नहीं, वो आजाद हैं अजीम बख्श? नहीं, वो नून लीग के हैं, मुस्लिम लीग हैं। अब वो तो अजीम बख्श चौधरी हैं ना? जी सर, अजीम बख्श चौधरी हैं और कासिम मजीद के दरमियान जो है। ये पिछली दफा ये हल्का किसने जीता था? पिछली दफा आप चकसवारी से पीपल्स पार्टी, कासिम मजीद वजीर हैं, अभी वो मौजूदा वजीर हैं वो। हाँ, वजीर। ये कासिम मजीद और चौधरी सईद आपस में लड़ पड़े हैं दोनों भाई चौधरी मजीद की डेथ के बाद? जी, मोइज मजीद की इतलात हैं, मोइज मजीद उनके भाई हैं जो मीरपुर से लड़ रहे हैं। इनके इख्तलाफात जो हैं वो अभी बिल्कुल वाज़ेह हो गए हैं, क्योंकि उनके जो भाई हैं और चौधरी मजीद साहब जो हैं वो अपने छोटे बेटे मोइज मजीद की सपोर्ट भी कर रहे हैं यहाँ हल्का LA3 से। अच्छा, वो कासिम मजीद की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? उनकी उन्होंने लातलकी का इजहार तो नहीं किया, लेकिन अगर उनकी कंपेन चेक की जाए मोइज मजीद की तो चौधरी मजीद साहब के उनके हाथ में काफ़ी बयान आए हैं हल्का LA3 से। हल्का LA3 से एक हैं चौधरी मोहम्मद सईद नून लीग के, एक यासिर सुल्तान हैं और एक तस्लीम आरिफ हैं मीरपुर सिटी। जी सर, किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं आप? चौधरी मोहम्मद सईद हैं, यासिर सुल्तान हैं और तस्लीम आरिफ हैं हल्का 3 से। जी सर, यहाँ पे बहुत कांटेदार मुकाबला है। जो यासिर सुल्तान है वो साबिक सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साहबजादे हैं। अगर देखा जाए तो 2016 में चौधरी मोहम्मद सईद जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उन्होंने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को यहाँ से शिकस्त दी थी, जबकि 2021 में जो यासिर सुल्तान है वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे उन्होंने चौधरी मोहम्मद सईद को हराया था और वो अभी भी मेंबर हैं असम्बली के। इसके अलावा जो इस्तेकाम पार्टी के हैं तस्लीम आरफ, उनको मुस्लिम लीग नून से 1 माह पहले उन्होंने लातलकी का इज़हार करके इस्तेकाम पार्टी का टिकट लिया है। यहाँ जो मुकाबला है वो इन दोनों यासिर सुल्तान मुस्लिम लीग नून और चौधरी सईद के दरमियान है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पे मोइज मजीद हैं जो चौधरी मजीद के साहबजादे हैं। उन्होंने भी जो है इन सबको जो है शहर में काफ़ी टफ टाइम दिया हुआ है, लेकिन जो मुकाबला है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पर मोइज मजीद तो पीपल्स पार्टी का वोट तोड़ेंगे ना? जी, मोइज मजीद के साथ जो पीपल्स पार्टी के काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो सिटी के लोग हैं वो उसके साथ। तो इसका मतलब है इसका नुकसान तो यासिर सुल्तान को होगा। बुनियादी तौर पे तो ये चौधरी मजीद और बैरिस्टर सुल्तान की लड़ाई है जिसमें उन्होंने मोइज मजीद को खड़ा किया हुआ है। सर जराए ये भी बताते हैं कि यासिर सुल्तान की तरफ से जो इनकी पीपल्स पार्टी के जो क़यादत है कराची में उनको भी बताया गया, तो उन्होंने इस पर नोटिस लिया और उन्होंने यासिर सुल्तान से पूछा कि ये उसका कासिम का भाई जो है वो आपके मुखालिफ है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है उसे लड़ने दे, वो चौधरी सईद के वोट ज्यादा तोड़ेगा शहर में। ठीक है, ओके, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। शराज आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मीरपुर डिवीज़न के बाकी हलकों के हवाले से भी बात करेंगे। शिराज हमारे साथ ही मौजूद हैं। शिराज, आपको हलका LA4 जो खड़ी शरीफ मीरपुर है वहाँ से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? क्योंकि नून लीग से चौधरी रुखसार अहमद हैं, पीपल्स पार्टी से चौधरी सुहेब अरशद है और तैमूर हसन है IPP। आज़ाद उम्मीदवार भी है कोई इस हलके से?
यहाँ पे इन तीनों के मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादातर पार्टियों के हक में जो है दस्तबरदार हो गए हैं। यहाँ पर आपने पोजीशन की बात की तो चौधरी रुखसार जो हैं वो भी 2016 में जो है वो इलेक्शन जीते थे चौधरी अरशद के मुकाबले में, और वजीर माल भी रहे थे। अभी जो पीपल्स पार्टी के वहाँ से उम्मीदवार हैं सुहेब अरशद, इनके वालिद जो हैं इस वक्त वजीर हुकूमत हैं, उन्होंने अपनी जगह अपने बेटे को जो है वो इस दफ़ा इलेक्शन लड़ाने का फैसला किया। ये पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुकाबला इनके दरमियान जो है वो कांटेदार है, लेकिन चौधरी रुखसार की पोजीशन जो है वो बेहतर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो मीरपुर ज़िला के चेयरमैन हैं नवीद अख्तर गोगा और वो कुछ और जो मेंबरान हैं, उन्होंने पिछले ही दिनों नून लीग की हमायत का ऐलान किया। इसके अलावा जो चौधरी तैमूर फरूक हैं इस्तेकाम पार्टी के, वो भी अच्छी पोजीशन में है, लेकिन मुकाबला जो है वो सुहेब अरशद और चौधरी रुखसार मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान दिखाई दे रहा है। LA 5 बरनाला भिंबर, नून लीग से वकार अहमद नूर और पीपल्स पार्टी से चौधरी परवेज अशरफ और IPP से इफ्तिखार हुसैन। जी सर, यहाँ पे भी मुकाबला जो है वो बड़ा सख्त है। कर्नल वकार नूर आपको पता होगा, वो जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटा के जब चौधरी अनवारुल हक की हुकूमत बनाई गई तो कर्नल वकार उसके सीनियर वजीर थे। ये मुस्लिम लीग नून में थे, लेकिन ये अनवारुल हक की हुकूमत में शामिल रहे हैं। इसमें सर कुल वोटर की तादाद जो है वो 1,08,975 है। यहाँ पे आपने बिल्कुल ठीक कहा, चौधरी परवेज जो हैं उनकी पोजीशन भी पीपल्स पार्टी के अच्छे हैं। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के एक उम्मीदवार थे चौधरी आसफ, उनको टिकट ज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने वहाँ से कर दिया, लेकिन वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े। पर जबकि इफ्तिखार अवान है इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के, वो भी यहाँ पर जो है वो मुकाबला कर। आपको क्या लगता है ये वकार अहमद नूर और चौधरी परवेज अशरफ का मुकाबला है? जी, इनके दरमियान कांटेदार। पिछली दफा हल्का किसने, वकार ने जीता था? जी, वकार नूर ने जीता, वो सीनियर वजीर रहे हैं वो हुकूमत। हल्का LA 6 समानी भिंबर, मुस्लिम लीग नून से मोहम्मद रजाक चौधरी, खजर रहमान राजा पीपल्स पार्टी से और अली शान सोनी IPP से। जी सर, ये बड़ा अहम हल्का है। ये जो अली शान सोनी है, इन्होंने इस दफ़ा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जो है वो शमूलियत अख्तियार की। इससे पहले ये पीपल्स पार्टी में सरदार तनवीर अलियाज के साथ शामिल हुए। सरदार तनवीर अलियाज के तहफ़्ज़ात की वजह से इन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जारी की। हमेशा आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं। पिछले 2-3 इलेक्शन इन्होंने वहाँ से विन किए हैं। इस दफ़ा इन्होंने इस्तेकाम पार्टी का टिकट ले लिया। इनके मुकाबले में चौधरी मोहम्मद रजाक हैं। कहा जाता है कि इनका भी इस दफ़ा चौधरी मोहम्मद रजाक के पास आखिरी मौका है और इनका आखिरी इलेक्शन भी कहा जाता है। PMLN के इनकी पोजीशन जो है वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। और इनके साथ मेजर हिजर हयात साहब हैं, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुकाबला अली शान सोनी और चौधरी मोहम्मद रजाक के दरमियान कांटेदार देखा जा रहा है। अली शान सोनी की पोजीशन थोड़ी बेहतर नजर आ रही है। IPP ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब IPP एक सीट ये वाली निकाल सकती है या मजीद एक से ज्यादा। 3 सीट्स जो है ना वो मीरपुर डिवीजन में उनके उम्मीदवार अच्छे हैं। अच्छा, हल्का LA 7 भिंबर सिटी, यहाँ पर चौधरी तारिक फारूक हैं मुस्लिम लीग नून से और राजा मोहम्मद अयाज हैं IPP से। पीपल्स पार्टी से तो यहाँ कोई नहीं। नहीं, पीपल्स पार्टी से अभी तक कोई सामने नहीं आया। पीपल पार्टी ने ये हल्का खाली छोड़ दिया। मुझे लगता है ऐसे ही होगा, क्योंकि ये यहाँ पे मुकाबला तारक फरूक मुस्लिम लीग नून और अनवारुल हक के दरमियान है। और अनवारुल हक साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आपको पता है। तारक फरूक जो है सीनियर नायब सदर रह चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के वो आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल हैं। तारक फरूक के साथ जो आप देखें कि उनके साथ काफ़ी तादाद में जो लोग हैं उन्होंने शमूलियत जो है इख्तियार की है, उनकी कंपेन बेहतर लग गया है। मुकाबला यहाँ पर भी इन दोनों के दरमियान। अनवारुल हक आज़ाद लड़ रही हैं? जी, वो आज़ाद लड़ रहे हैं। पहले तो वो अनवारुल हक का सारा जो ग्रुप, जी सर, उनका जो सारा ग्रुप था जो वो दावा करते थे कि 8-10 मेंबरान असम्बली उनके साथ हैं, वो मुख्तलिफ जमातों में शामिल हो गए। निसार अंसर अब्दाली वजीर रहे हैं, वो इस्तेकाम पार्टी से कुरेटा से लड़ रहे हैं। इसी तरह जो दूसरे अजहर सादक हैं, इनका दावा था वो भी उनके साथ हैं, वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। तो अनवारुल हक आज़ाद हैसियत में सर यहाँ से इलेक्शन में चलें जी। LA 8 राजमहल कोटली, मलक मोहम्मद नवाज, जफर इकबाल मलिक और जुल्फकार अली। मुस्लिम लीग नून से जो है मलक मोहम्मद नवाज और पीपल्स पार्टी से जफर इकबाल मलिक। यहाँ पर सर आज़ाद हैं एक जुल्फकार अली और
फरत नसार खतून हैं, वो भी हिस्सा ले रहे हैं। जो जुल्फ़कार अली है, आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, उनकी पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। मलक ज़फ़र आपको पता है कि वज़ीर तलीम रह चुके हैं। मलक नवाज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ा टाइम गुजारा और उसमें वो वज़ीर भी रहे। यहाँ पे भी मुकाबला PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान है, जबकि जुल्फ़कार अली जो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, उनकी पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। हल्का LA9 नकियाल कोटली, मुस्लिम लीग नून से उमैर नईम और पीपल्स पार्टी से चौधरी जावेद इकबाल और IPP से ताहिर फरीद। यहाँ पे सर इंजीनियर उमैर नईम जो हैं उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है, जबकि जवेद बडानवी जो पीपल्स पार्टी के हैं वो वजीर भी रहे और उनकी पोजीशन भी अच्छी है। लेकिन गुज़िश्ता दिनों इंजीनियर उमैर नईम के साथ जो जवेद बडानवी की जो आप कह सकते हैं यहाँ पर बरादरी इज़्म जो है वो बड़ा मैटर करता है। तो इनकी बरादरी के कुछ बड़े लोग जो हैं उन्होंने परसों इंजीनियर उमैर नईम के साथ ऐलान किया है। यहाँ पर भी मुकाबला जो है वो काफ़ी कांटेदार है। 1,03,211 जो वोटर्स हैं वो इस हल्के में अपना हक राय ठीक है। हल्का LA10 कोटली सिटी, फतेह मोहम्मद महमूदुल हसन नून लीग से, चौधरी यासीन, ये चौधरी यासीन पीपल्स पार्टी के सदर हैं और मोहम्मद यूसुफ जो हैं वो IPP से। ये तो पीपल्स पार्टी का अपना हल्का है चौधरी यासीन का जी। ये पिछली दफ़ा उन्होंने ये हल्का भी जीता था और कोटली वाला भी जीता था। यहाँ पे जो है चौधरी यासीन की इस दफ़ा पोजीशन आप कह सकते हैं कि चढ़ोई के मुकाबले में बेहतर है। यहाँ पर फातिह महमूद है, ये नौजवान है, ये इंग्लैंड में होता है और ये मुस्लिम लीग जो कायद हैं उनके साथ उनके करीबी लोगों में भी इसको शुमार किया जाता है। इसी वजह से इसको यहाँ पे टिकट मिला। मलक यूसुफ इस्तेकाम पार्टी कोटली में सर इसकी पोजीशन मलक यूसुफ साहब की भी काफ़ी बेहतर है। मुकाबला आप मेरे नज़दीक अगर पूछें तो इस्तेकाम और चौधरी यासीन के दरमियान जो है वो मुकाबला यहाँ पर हल्का LA11 कोटली सेंसा, नून लीग से मोहम्मद आसिफ, पीपल्स पार्टी से चौधरी अखलाक और IPP से तालिब खान। यहाँ पर चौधरी अखलाक जो वजीर माल हैं और पीपल्स पार्टी में ये शामिल हो गए हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप के साथ हमेशा रहे हैं। वो इनकी वजह से कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी में जो है बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप जो है वो शामिल हुआ। राजा जो आसफ है PMLN, इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्का। चौधरी अखलाक की पोजीशन जो ग्राउंड में थोड़ी बेहतर दिखाई देगी। हल्का LA12 चढ़ोई कोटली, PMLN से राजा रियासत खान और चौधरी यासीन यहाँ से भी लड़ रहे हैं और चौधरी यासीन जी, इसमें चौधरी यासीन जो है यहाँ पर उनकी पोजीशन जो है वो मतलब मुकाबला कांटेदार है। चौधरी रियासत की पोजीशन यहाँ पर बहुत जो मुस्लिम लीग नून के हैं वो बेहतर दिखाई दे रही है। चौधरी मोहम्मद यासीन पिछली दफ़ा दोनों हल्कों से जीते थे, इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून जो है वो कोटली में काफ़ी मुतरक दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब चौधरी यासीन है, अभी देखते हैं कि मुकाबला यहाँ पर भी कांटेदार है, लेकिन यहाँ पर नून लीग की पोजीशन भी बेहतर है। हल्का LA13 खोई रट्टा कोटली, आखिरी हल्का राजा अयाज खान नून लीग से, मोहम्मद वलीद पीपल्स पार्टी से और निसार अंसार जो हैं वो IPP से। निसार अंसर अब्दाली पिछली हुकूमत में वजीर सेहत थे। ये चौधरी अनवारुल हक के करीबी साथियों में थे। इस्तेकाम पार्टी का इनको टिकट मिला है। पोजीशन इनकी अच्छी है, जट बरादरी से इनका तल्लक है, वहाँ पर बरादरीज़म बड़ा मैटर करता है। दूसरी जगह वलीद इनकलाबी हैं, इनकी पोजीशन भी अब काफ़ी बेहतर हो गई है। जो रफ़ीक नैयर हैं उन्होंने पहले इनके साथ इनकी हमायत ना करने का ऐलान किया। वो वफाकी वज़ीर हैं, साबिक़ वज़ीर हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले वलीद इनकलाबी की हमायत का ऐलान किया। उससे इनकी पोजीशन जो है वो काफ़ी बेहतर हो गई है। जबकि अयाज नसार हैं PMLN के, यहाँ आप कह सकते हैं कि बराबर का मुकाबला है, ये कांटेदार मुकाबला है कोरेटा से। आपको क्या लगता है 13 में से अब आप कहें कि नून की कितनी होंगी, अंदाजा लगाएं, पीपल्स पार्टी की कितनी, IPP की तो उन्होंने बताया कि 3 लग रहा है कि जी। मेरा जो ख्याल है 7-8 नशिस्तें जो है वो मुस्लिम लीग नून की नजर आ रही हैं। अच्छा। 3 मैंने इस्तेकाम पार्टी का है, उससे आप 2 भी कर सकते हैं, जबकि 5 नशिस्तें आप पीपल्स पार्टी। और शिराज टर्नआउट क्या रहेगा सूरत हाल देखते हुए? टर्नआउट मेरे नजदीक तो टर्नआउट में बेहतरी आएगी। उसकी एक बुनियादी वजह है इंटरनेट बंद रहा पिछले दिनों, लोगों ने कहा टर्नआउट में कभी आएगी। मेरे नजदीक बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर जो बल्दियाती नुमाइंदगान हैं वो मौजूद हैं
और बल्दियाती नुमाइंदगान जो काउंसलर्स हैं, जो हारे हैं और जो जीते हैं, वो अपनी वार्ड में जो है उन्होंने माहौल ठीक बनाया हुआ है। जो मेंबरान इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके लिए बहुत आसानी हो गई है, क्योंकि वार्ड की सतह पे जो काउंसलर्स हैं वो काफ़ी मुतहर्रिक हैं। और टर्न आउट में अगर मीरपुर ज़िला की बात की जाए, उसमें जो है जो 4 हल्के हैं उनमें टर्न आउट काफ़ी बेहतर होगा। ऊपर कोटली वाली साइड में थोड़ा कमी। लेट्स सी कल के इंतखाबात बताएंगे मीरपुर के। बहुत शुक्रिया शहराज आपका। मुजम्मिल साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद हम ईरान अमेरिका डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात अमेरिका और ईरान जंग के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फ़ौज को ईरान पर जो 2 हफ्ते से जारी हमले थे, मुसलसल फ़ज़ाई हमले, वो रोकने का हुक्म दिया है। जबकि अमेरिका ने भी ईरानी फ़ौज के मुताबिक अमेरिका ने चूँकि हमले रोके हैं तो हमने भी जवाबी कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर दी हैं। इसी पर बात करेंगे। मुजम्मिल साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। अब्दुल्ला साहब, कोई सीज़ फायर का ऐलान तो नहीं है ना? 2 दिन नहीं किए तो कल दोबारा बमबारी कर सकता है। वो अपने तैयारी लेकर जा रहा था, B1 B2 वो अपनी तैयारी कर रहा है, तो वो एक फाइनल अटैक के लिए उसे शायद 2 दिन की और तैयारी चाहिए हो, तो उसने 2 दिन अमेरिका ने बमबारी रोक दी, या सीज़ फायर हो गया आपके नज़दीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है कि सीज़ फायर भी हो सकता है, क्योंकि उनको तैयारी करने के लिए इस किस्म का गैप देने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए मुजम्मिल साहब, बात सीधी सी है कि इस टाइम पे अमेरिका को इस जंग के अंदर कुछ हासिल नहीं हो रहा। आप देखिए ना कि सब जो अहदाफ उन्होंने रखे थे माजी के अंदर भी, अभी भी वो मुकम्मल नहीं हो पा रहे, जिसकी बुनियाद के ऊपर अमेरिका के अंदर एक नई थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो रहा है और ख़ास तौर पे अरब दुनिया का दबाव है कि आप ये क्या करने चले हैं और इससे हासिल क्या हो रहा है, मां सवाए तबाही, बर्बादी और अब बाबुल मंदब के ऊपर मुश्किलात। तो ये तो और मजीद तो फिर आपका ख्याल है अमेरिका ये जंग नामुकम्मल छोड़ के जा रहा है? आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका ये जंग यहाँ से नामुकम्मल छोड़ के जा रहा है? सर, आप माजी की अगर मिसालें देख लें तो अमेरिका ने कोई जंग कभी भी मुकम्मल नहीं की। एक वेनेजुएला की मिसाल वो सिर्फ देते हैं, जिसके अंदर उनके अपने घर का भेदी लंका ढा चुका था। अदरवाइज उनके पास जितनी भी मिसालें हैं, लाओस ले लें, वियतनाम ले लें, अफगानिस्तान ले लें, आपको ख्याल है इराक ले कि लें। अरबों ने अमेरिका को कन्विंस कर लिया है कि आप ये जंग ख़त्म करके जाएं, हम जाने और ईरान जाने, हम खुद ही आबनाए हुर्मुज़ का मामला तय कर लेंगे और अमेरिका ईरान का ब्लॉकेट भी ख़त्म कर देगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अरब दुनिया ने कन्विंस नहीं किया। वो बेचारे क्या हैसियत में हैं कन्विंस करने की। असल चीज ये है कि अरब दुनिया के पास पैसे खत्म हो गए हैं और वो अमेरिका में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो जो अमेरिका, कॉरपोरेट अमेरिका इस टाइम पे मौजूद है, जो डोनाल्ड ट्रंप का और मिड टर्म इलेक्शन का फाइनेंसर है, उसने ये कह दिया है कि अरब दुनिया के अंदर हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं वो तो पैसा ही नहीं दे रहे, पैसा भिजवा नहीं रहे, क्योंकि उनके कमा नहीं रहे। ये है वो बात असल, जिसको उन्होंने फाइनेंशियली, आप देखें ना, दुनिया में हर जगह फाइनेंशियल फैक्टर को आप कभी भी रद्द नहीं कर सकते। अच्छा, एक वो हुसीज पे आ जाएं तो सऊदी अरब तो F-35 तैयारों के साथ हुसी ठिकानों पे 2 दिन से बमबारी कर रहा है। उन्होंने भी जवाब में अरामको पे बैलिस्टिक मिसाइल जलाए हैं। अगर ईरान अमेरिका सीज फायर है तो हुसी सऊदी अरब सीज फायर तो नहीं है? नहीं, हूती के ऊपर कोई पहली दफा हमला किया है F-35 के जरिए, माजी में भी कर चुके हैं, तो क्या नतीजा निकला? फिर हूती खत्म हो गए होंगे यकीनन, और यमन भी खत्म हो गया, थ्रेट इज नो मोर देयर। और इसी तरह से जो ईरान की प्रॉक्सीज जितनी भी खित्ते के अंदर हैं वो एक्टिव नहीं है क्या, और क्या मजीद पहले से मजबूत होकर सामने नहीं आ रही, मां सवाए हमास के, जिसके अंदर लेकिन उनकी भी जो अभी मौजूदा क़यादत है ये वही है जिसके 4 बेटे शहीद हो चुके हैं। तो ये जरा हमें इन बातों के ऊपर भी गौर करना पड़ेगा। अमेरिका जो है वो तो खित्ते के अंदर नामुराद नाकाम ही रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन इस सब के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है वो है अरब दुनिया की आपस की लड़ाइयाँ। इस टाइम पे जो कुवैत जिस तरह से डिफेंस मुआहदा सामने लेके आ रहा है, क्या वजह है? क्योंकि अभी तो बातें यहाँ भी नहीं हो रही। बातें ये हो रही हैं कि कुछ अरसे से इराक के प्राइम मिनिस्टर, आपने देखा, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इराक जो क्लेम करता था कि ये कुवैत वगैरह का इलाका जितना भी है ये उनका है, इस जंग के बाद होने वाला जो नक्शा तब्दील होने वाला है दुनिया का, उस पर गौर करें और देखें कि किस तरीके से मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसका बुनियादी। पर आज तो कतर एक्टिव लग रहा था, कतर के वजीर आजम सबको फोन कर रहे हैं किसी,
और ओमान का एक वफद 2 दिन तेहरान रह के अबनाए हुर्मस के हवाले से गया है, जिस पे ईरानियों ने कहा है कि मुस्बत पेशरफ्त है, अभी और दिन लगेंगे। तो अभी तो वो कतर और ओमान लग रहा है कि कुछ रोल प्ले कर रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान नहीं किरदार अदा कर रहा, बिल्कुल पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि जब भी बातचीत आएगी टेबल पे तो जाहिर है आप एक MOU जो कि 14 नुकात के ऊपर मबनी है, ठीक है, अब उसमें रद्द बदल होगी क्योंकि $300 बिलियन जो रिहेबिलिटेशन फंड का उनको देना था और रिकंस्ट्रक्शन का देना था। आपको लगता है MOU दोबारा जिंदा हो जाएगा? MOU के बुनियादी नुकात मासवाए चंद एक के बुनियादी नुकात तो वही रहेंगे ना, जिसके अंदर सबसे पहले ये है कि जी कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। दूसरी बात ये है कि ईरान के जो पैसे उन्होंने फ्रीज किए हुए हैं वो अनफ्रीज करने। न्यूक्लियर भी तो है ना उसमें। अब तो ईरान न्यूक्लियर पे भी डील करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम जंग जीत गए हैं, हम क्यों डील करें न्यूक्लियर पे। पहले भी कौन सा तैयार था? आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था 60 दिन के बाद न्यूक्लियर पे बातचीत होगी, इफ यू रिमेम्बर, कि वो 19 अगस्त के ऊपर कहीं बात आ रही थी कि 19 अगस्त के ऊपर तो हम 2 महीने जब मुकम्मल होंगे फिर हम न्यूक्लियर पे बात करेंगे। उससे पहले कंडीशनैलिटीज थी कि ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम अब करेंगे। आपके ख्याल में आबनाए हुर्मस ईरान के कंट्रोल में रहेगा? सारे अरब मान गए हैं कि आबनाए हुर्मस ईरान के कंट्रोल में रहे और अमेरिका वापस चला जाए। देखिए, आबनाए होर्मुज एक रियलिटी है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो ईरान के कंट्रोल में नहीं रहेगा? क्या अमेरिका ने कंट्रोल कर लिया? क्या बाहर से आए हुए लोग कंट्रोल कर सकते हैं कभी? तो वो तो नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि अब जो 2 दिन की एक बैठक लगने वाली है बरतानिया में, जिसके अंदर नेटो के मुमालिक को कहा गया है कि वो भी आए और होर्मुज के हवाले से कोई फैसला करे। लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले भी बरतानिया में 2 दिन पहले की बैठक हुई थी, जिसके अंदर तमाम यूरोप के मुमालिक के लोग आए थे और फिर जर्मन जो वहां फॉर्मर नेवल चीफ थे उनका ये कहना था कि ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। फिलहाल नेटो के पास पैसे भी नहीं है, ट्रूप्स भी नहीं है, टोटल मिल मिला के उनके पास, जर्मनी के पास 12 दिन की जंग लड़ने का सामान मौजूद है, 8 दिन का फ्रांस के पास है, 6 दिन का बरतानिया के पास है और बाकी लोगों का तो अल्लाह ही हाफिज है। इसके अलावा इटली और स्पेन पहले ही इससे साइड के ऊपर हो चुके हैं। इजराइल से भी उन्होंने अपने आप को किनारा कर लिया। अमेरिका के साथ भी उनके मामलात कोई अच्छे चल नहीं रहे। ये तमाम चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि दुनिया के अंदर नई सफबंदियां हो रही हैं। और आपको लगता है ईरान और अमेरिका के दरमियान बैक चैनल पर कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है? देखिए, जब भी जंग होती है मुज़म्मिल साहब, तो उस टाइम पे हमेशा कहीं ना कहीं एक बैकडोर चैनल खुला रहता है और ये जंग का पहले असूल होता है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जी ईरान इज बेगिंग फॉर मर्सी, या ईरान जो है वो भीख मांग रहा है कि हमारे से मुज़ाकरात कर लो, डोनाल्ड ट्रंप साहब को किसी अच्छे मौलिज की जरूरत है। इस किस्म की खुराफात ना ही वो बोलें तो ज्यादा बेहतर होगा उनके लिए। आपको क्या लगता है कि ये जो अब ट्रंप ने हमले रोके हैं, ये मुस्तकिल रोक दिए हैं या ये कुछ दिन बाद दोबारा शुरू हो सकते हैं? नहीं, दोबारा शुरू हो सकते हैं, मुस्तकिल नहीं रोक सकते, क्योंकि उसके बाद जाहिर है इजराइल का प्रेशर आता है, एप्स्टीन फाइल की चीखें सुनाई देती हैं, उनको बहुत सारे कारोबार नजर आता है। देखिए ना, अभी जो सामने फैक्ट्स आए हैं, $9 बिलियन उन्होंने और उनकी फैमिली ने मिलके कमाए हैं इस सारी जंग की सूरत हाल में। तो $9 बिलियन तो भाई बहुत बड़ी चीज होती है, रकम होती है। पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान के 2 बारे न्यारे हो जाएं। एक छोटा मुल्क तो अपने सारी सूरत हाल को तब्दील कर सकता है। तो $9 बिलियन उन्होंने फैमिली ने कमा लिए। तो ये चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर रिपब्लिकन पार्टी का है। रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि इनफ इज इनफ, हमारे लिए मुश्किलात आ रही हैं। कांग्रेस ने उनको मजीद पैसे देने से इनकार कर दिया, $87 बिलियन। देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप कोई वहां दूध का धुला नहीं है जो वो कहे कि जनाब उसके दिल में रहम आ गया और अचानक उसने फैसला कर लिया। मसला ये है कि उसको कांग्रेस ने आड़े हाथों ले लिया। जिस तरीके से कांग्रेस में हंगामा आराई हुई है और उसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंगली कि वो रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी मौजूद हैं। उससे पहले उन्होंने सपोर्ट किया था उस बिल को। चलें चंद दिन देखते हैं कि ये बमबारी रुकती है या दोबारा शुरू होती है। नेक्स्ट वीक। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब आपका भी। मुझे सना नकवी को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें।